शर्मा परिवार बोर हो रहा था। स्कूल की छुट्टियां थीं। गर्मी की लंबी छुट्टियां उनके सामने पसरी थीं। चलो कोई एडवेंचर करते हैं, 10 साल के रोहन ने कहा। उसकी बड़ी बहन प्रिया ने आंखें घुमाई, लेकिन उनके माता पिता मिस्टर और मिसेज शर्मा इस आइडिया से खुश हो गए। उन्होंने पिकनिक पर जाने का फैसला किया, लेकिन कोई मामूली पिकनिक नहीं। मिस्टर शर्मा ने रक्त वन के अंदर छिपे एक झरने के किस्से सुने थे। यह खतरनाक लग रहा था, एक फैमिली एडवेंचर के लिए एकदम सही। मिसेज शर्मा ने खाने का पूरा इंतजाम किया, समोसे, सैंडविच और मीठी आम की लस्सी। प्रिया ने जंगल में वाईफाई न होने की शिकायत की, लेकिन वो भी मन ही मन उत्साहित थी। अगली सुबह वे अपनी पुरानी कार में बैठे और निकल पड़े। जल्द ही पक्की सड़क कच्चे रास्ते में बदल गई, फिर एक संकरा रास्ता। जंगल करीब आ रहा था। हरे रंग की एक दीवार, रक्तवन। नाम सुनते ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डर और उत्सुकता का मिलाजुला एहसास। वे अनजान रास्तों पर जा रहे थे। जंगल ने हरे रंग के धमाके के साथ उनका स्वागत किया। विशाल पेड़ आसमान की ओर उठे हुए थे। उनकी शाखाएं ऊपर एक पत्तेदार छत बना रही थी। हवा में नमी और गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू थी। ये तो जैसे कोई दूसरी दुनिया है, रोहन फुसफुसाया। उसकी आंखें विस्मय से फैली हुई थीं। वे एक मुश्किल से दिखने वाले रास्ते पर चल रहे थे, लताओं को हटाते हुए और कीड़ों को भगाते हुए। प्रिया गर्मी, कीड़ों और फोन सिग्नल न होने की शिकायत कर रही थी, लेकिन उसे भी मानना पड़ा, यह एक एडवेंचर था। शहर लाखों मील दूर लग रहा था। घंटे बीत गए, सूरज डूबने लगा, पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां पड़ने लगी। उन्हें अभी भी झरना नहीं मिला। हमें वापस लौट जाना चाहिए, मिसेज शर्मा ने कहा। उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। तभी रोहन चिल्लाया, देखो उधर। उसने आगे एक खुले मैदान की ओर इशारा किया। ढलती रोशनी में वे एक कैंपसाइट के अवशेष देख सकते थे। बीच में एक आग वाली जगह ठंडी और उगी हुई थी। पास ही एक फटा हुआ तंबू गिरा हुआ था, जो खतरनाक से ज्यादा उदास लग रहा था। यहां कोई था, मिस्टर शर्मा ने कहा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन कौन और अब वे कहां हैं? यह सवाल हवा में गूंज रहा था। रात तेजी से हो रही थी। उनके चारों ओर का जंगल और भी अंधेरा हो गया, अजीब परछाइयों से भर गया जो हिलती डुलती हुई लग रही थी। हम यहां नहीं रुक सकते, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन वापस जाने में बहुत देर हो चुकी थी। जंगल का रास्ता दिन के उजाले में भी मुश्किल से दिखाई देता था। अंधेरे में तो नामुमकिन था। अनिच्छा से मिस्टर शर्मा मान गए। वे रात उस सुनसान कैंपसाइट में बिताएंगे। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन गीली लकड़ी ने आग नहीं पकड़ी। वे अंधेरे में एक साथ बैठे बेचैनी से चुपचाप अपना पिकनिक डिनर खा रहे थे। जंगल करीब आ गया। अंधेरे की एक दीवार अनदेखी आंखों और सरसराहट की आवाजों से भरी हुई। रोहन ने सबसे पहले इसे सुना। रात की हवा में एक धीमी आवाज, क्या तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके माता पिता ने इसे हवा समझकर खारिज कर दिया, लेकिन प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। आवाज फिर से आई, इस बार करीब। उसके बाद एक घिसटने की आवाज आई, धीमी और सोची समझी, मानो कोई भारी चीज झाड़ियों से घिसट रही हो। प्रिया के पेट में डर समा गया। यह कोई जानवर नहीं था, यह कुछ और ही बुरा था। पापा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए अभी। लेकिन मिस्टर शर्मा पहले ही अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, टॉर्च पकड़े हुए। यहीं रुको, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनका चेहरा रोशनी में पीला पड़ गया। वे समाशोधन के किनारे की ओर रेंगते हुए गए। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में एक कांपता हुआ रास्ता बना रही थी। आवाजें बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया, घना और भारी। फिर रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। ये मिस्टर शर्मा थे। भाग 5, ज़ोंबी का हमला। प्रिया और रोहन तंबू से बाहर निकले। उनके चेहरे डर से सफेद हो गए थे। टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। पेड़ों पर नाचती हुई एक बेचैन बीम डाल रही थी। मिस्टर शर्मा चले गए थे। पापा, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज डर के मारे फट रही थी। एक धीमी गुर्राहट ने उसे रोक दिया। यह समाशोधन के किनारे परछाइयों से आ रही थी। 2 आकृतियां सामने आईं। उनके शरीर टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी से जगमगा रहे थे। वे आकार में इंसान थे, लेकिन उनकी त्वचा धूसर और सड़ रही थी। अंधेरे में उनकी आंखें एक भयानक लाल रंग से चमक रही थीं। उनके शरीर से मांस के टुकड़े लटके हुए थे, जिसके नीचे हड्डियां और नसें दिखाई दे रही थीं। उनमें से एक मिस्टर शर्मा के बेजान शरीर को हाथ से घसीट रहा था। वह कराह रहा था, एक धीमी गुर्राहट वाली आवाज, जिससे प्रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ज़ोंबी, वे ज़ोंबी थे और वे भूखे थे। भाग 6, जान बचाकर भागना। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। भागो, वह चिल्लाई।
उसे अपने पीछे खींचते हुए। वे मुड़े और अंधेरे में आंख बंद करके भाग गए। झाड़ियों से टकराते हुए उनके दिल उनके सीने में धड़क रहे थे। उनके पीछे वे ज़ोंबी की कराह सुन सकते थे जो करीब आ रही थी। टॉर्च की बीम अनियमित रूप से हिल रही थी, विकृत परछाइयां डाल रही थी जो उनके चारों ओर नाच रही थीं और उछल रही थी। उन्होंने धीमा होने की हिम्मत नहीं की, सांस लेने के लिए भी नहीं। कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे, शाखाएं उनके चेहरों पर कोड़े मार रही थी, लेकिन फिर भी वे भागे। जंगल हमेशा के लिए चलता रहा, पेड़ों, लताओं और परछाइयों का एक भूल भुलैया। पीछा करने की आवाजें धीमी हो गईं, लेकिन प्रिया ने यह मानने की हिम्मत नहीं की कि वे सुरक्षित हैं। अभी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की बीम चली गई थी, लेकिन अंधेरे में वह उन्हें देख सकती थी। चमकती लाल आंखों के दो जोड़े उन्हें देख रहे थे, उनका शिकार कर रहे थे। भाग 7। रहस्यमयी मंदिर। प्रिया के फेफड़ों में थकान जल रही थी। उसके पैर आराम करने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकी जब तक वे चमकती आंखें उनके पीछे थीं। जब उसने सोचा कि वह और नहीं दौड़ सकती, तो उसने उसे देखा। जंगल के बीच से एक हल्की चमक निकल रही थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, चमक एक ढांचे में बदल गई। ये एक मंदिर था, प्राचीन और जीर्ण शीर्ण। इसकी पत्थर की दीवारें लताओं और लताओं से ढकी हुई थीं। पत्थर पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे जो उसी भयानक हरी रोशनी से चमक रहे थे। प्रिया पर एक पूर्वाभास छा गया। यह जगह गलत लगी, लेकिन ज़ोंबी करीब आ रहे थे। उनके पास कोई और चारा नहीं था। अपनी सांस रोकते हुए प्रिया रोहन को टूटी हुई दीवार के एक गैप से खींचकर मंदिर में ले गई। अंदर की हवा ठंडी और स्थिर थी, सड़ा हुआ किसी और चीज, कुछ प्राचीन और बुरी चीज की गंध से भरी हुई थी। भाग 8। आशा या डर। मंदिर गलियारों और कक्षों का भूल भुलैया था जो दीवारों से निकलने वाली उस भयानक हरी चमक से जगमगा रहा था। उन्होंने एक मूर्ति के सामने फल और फूल चढ़ाए हुए पाए, एक डरावनी देवता जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल ज़ोंबी की तरह। यहीं से वे आए थे। रोहन फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। यहीं उन्होंने पापा को ले जाया था। उसने मूर्ति के आधार पर हाथ फेरा। यहाँ कुछ लिखा है। यह संस्कृत थी, पुरानी और फीकी। प्रिया ने इसे पढ़ने के लिए जोर लगाया। जीवित लोगों का खून जगाता है, सोते हुए भगवान को उसने हकलाते हुए पढ़ा। इसका क्या मतलब है? रोहन फुसफुसाया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि प्रिया जवाब दे पाती, कक्ष में एक आवाज गूंजी। इसका मतलब है कि तुम बहुत बड़े खतरे में हो बच्चे। वे घूम गए। परछाइयों में एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे और गंदे थे। उसकी आंखें भयानक रोशनी में चमक रही थीं। भाग 9, फंस गए। तुम कौन हो? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज सावधान थी। एक दोस्त, आदमी ने रोशनी में कदम रखते हुए कहा। उसका चेहरा दयालु था, लेकिन उसकी आंखों में एक भूतिया भाव था। मैं हफ्तों से इस जंगल में फंसा हुआ हूं, जब से श्राप हटाया गया है। श्राप? रोहन ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। आदमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। इस मंदिर में एक प्राचीन कलाकृति है, एक शापित ताबीज जो पहनने वाले को मृतकों पर नियंत्रण प्रदान करता है, लेकिन इसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। उसने अपनी बांह पर एक लाल और सूजे हुए घाव की ओर इशारा किया। उन जीवों से एक खरोंच और तुम संक्रमित हो जाओगे। तुम उनमें से एक बन जाओगे। प्रिया को डर का एहसास हुआ। वे एक शापित मंदिर में फंस गए थे, ज़ोंबी द्वारा शिकार किए जा रहे थे, और अब यह आदमी, यह संभावित रक्षक संक्रमित था। क्या वे उस पर भरोसा कर सकते थे, या वह उन्हें सीधे मरे हुए लोगों के हाथों में ले जाएगा?